हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी वेदांग में। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड की इस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड ज्योग्राफी का सेट जो 2 है उसके बारे में। तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियो क्रम से दिखाई देंगी, आप उन सबको देख लीजिए। यदि कोई ऐसा है जिसने ज्योग्राफी से फॉर्म फिल किया है उसको इस प्रैक्टिस सेट की जो है लिंक भी शेयर आप लोग कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर यानी कि सैडल पीक स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि निकोबार में कौन सा स्थित है? तो निकोबार में स्थित है धुलियार। ठीक है, कौन सा स्थित है? धुलियार। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? तो इनमें से कौन सा है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? तो वह है मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद की अगर हम बात करें तो मिलाम हिमनद से ही कौन सी नदी निकलती है? शारदा नदी निकलती है। शारदा नदी मिलाम हिमनद से निकलती है और इस नदी को ही काली गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? काली गंगा नदी। शारदा नदी को ही काली गंगा नदी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल संबंधित है। तो धुआंधार जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल किससे संबंधित है? ये संबंधित है नर्मदा नदी से। किससे संबंधित है? नर्मदा नदी से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दर्रा है तो यहां पर अगर हम देख सिनला दर्रा यानी कि ऑप्शन ए सही है, सिनला दर्रा। और ये कहां पर स्थित है? ये है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। सिनला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम होगा। तो आपको ये देखना है। तो सबसे देखते हैं बोमडिला। बोमडिला दर्रा कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहां पर है? ये है सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा जो है ये है उत्तराखंड में। और सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पूछा है कि भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम पूछा है। तो पूर्व से पश्चिम हमारा पहला ही ऑप्शन सही होता है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल यानी कि बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख और सिपकिला यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन सा हिमालय क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी यानी कि वह हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है कि निम्न में से 2 उक्तियां दी गई हैं, तो कथन कारण देखना है हमको। चलिए इसको पढ़ लीजिए आप लोग। और कथन ए है भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में, जी हाँ बिल्कुल, धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। भारत के पूर्वी तट पर क्या अधिक वर्षा होती है? नहीं, भारत के पूर्वी तट पर नहीं होती है लेकिन पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है। और ये जो है ये सही है कि जो है भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लद्दाख। लद्दाख का लेह। लद्दाख का लेह स्थान है। और सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में। नेक्स्ट देखते हैं शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा संदर्भित है आपके ऑप्शन है निम्न ताप से, ऑप्शन बी है निम्न आर्द्रता से, ऑप्शन सी है उच्च वाष्पन से और ऑप्शन डी है अति उच्च ताप से। तो पूछा है शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा किससे संदर्भित हो सकती है? आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। ये होती है निम्न आर्द्रता से, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। यहां पर अगर देखें तो आर्द्रता जो है इसको हम किस में मापते हैं? इसको हम मापते हैं
ग्राम प्रति घन मीटर में, किसमें? ग्राम प्रति घन मीटर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि दक्षिण भारत में कथन कारण वाला है। दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भागों में पाई जाती है। क्या पूछा है? दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भागों में पाई जाती है। तो हाँ बिल्कुल, यह सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर देखें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन से सही हैं, ये देखना है सबसे पहले। उसके बाद देखना है कि कौन किसकी व्याख्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो ये देखना है। तो हमारा क्या है इसमें जो है ये सही है और ये भी सही है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? और आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन और घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही है ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है यहाँ पर सागौन या टीक जो है वृक्ष स्पीशीज पाई जाती है। ये वन वहां उगते हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास अगर वर्षा होती है। यहाँ पर कुछ अन्य वन भी जो है पेड़ पाए जाते हैं। तो वह कौन से हैं? वह है साल, सागौन, शीशम और चंदन, इस तरह के वन भी पाए जाते हैं। देखते हैं भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो सागवान का वन जो है ये कहाँ अधिक पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सागवान जो है मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम देखें तो सागवान का जो 50% क्षेत्र है, ये 50% जो क्षेत्र है ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में, 50%। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है मणिपुर। पूछा गया है कि वनाच्छादित क्षेत्रों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक प्रतिशत पूछा है, तो ये कहां पर है? ये है आपका मणिपुर में, सर्वाधिक प्रतिशत मणिपुर में है। और अगर यही क्षेत्रफल पूछ लिया जाता कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। कब से नहीं देखी गई है? 50 वर्षों से नहीं देखी गई हो कोई भी प्रजाति, तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियां, लेटराइट मिट्टियां, लाल मिट्टियां या फिर रेगुर मिट्टियां। तो ये पूछा है कि बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण। तो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण जो होती है रेगुर मिट्टियां जो होती हैं वह निर्मित होती हैं। रेगुर मिट्टियों को ही काली मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी या कपासी मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी कहा जाता है। और इसमें जो होता है इनका काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस के कारण होता है। काला रंग टिटेनिफेरस के कारण होता है। और इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि बार बार काली मिट्टी के बारे में प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि यहीं पर बार बार प्रश्न आ रहा है, ये आपकी परीक्षा में भी बार बार प्रश्न बनता है। तो आप लोग काली मिट्टी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको याद रखिए, उसकी जो मेन चीजें हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रेगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया है। रेगुर शब्द का प्रयोग जो है काली मिट्टी के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। देख देते हैं। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों यानी कि एलुवियल फैंस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लेटराइट मिट्टियों का प्रधान मालाबार तटीय प्रदेश है। मालाबार तटीय प्रदेश है लेटराइट मिट्टियों का
जो है प्राधान्य। यहाँ पर जो होता है ह्यूमस का अधिक मात्रा में निर्माण होता है, परंतु जीवाणुओं द्वारा अधिक उपयोग कर लिया जाता है और उनके निक्षालन के कारण ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटाश की मात्रा काफी कम हो जाती है। आयरन और फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है। ये काजू, कहवा और चाय की खेती के लिए प्रमुख है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है पॉटजॉल क्या है। पिछले में भी मैंने आपको बताया था कि पॉटजॉल क्या है। तो पॉटजॉल जो है कोणधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी है पॉटजॉल। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है। तो सुईल नदी जो परियोजना है ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रोंगटांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरह से मणिपुर में कौन सी परियोजना स्थित है। मणिपुर में है लोकटक जल विद्युत परियोजना। कौन सी, लोकटक लोकटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में ही जो है एक तैरता हुआ पार्क है, ठीक है, लोकटक। और अगला देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में समाल, चिमेरी और उरी दुलहस्ती परियोजनाएं हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में वैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना है। देख देते हैं, मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं बराकर नदी पर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। देख देते हैं, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये करता है जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग आते हैं। और इसके अलावा पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत कोई विभाग नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और बायोटेक्नोलॉजी विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। इनमें से कौन सी खान है जो भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो ये खान है बैलाडीला की खान, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। देख देखते हैं, सिक्किम में रांगपो प्रसिद्ध है। तो सिक्किम में जो रांगपो है ये किस लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम का जो रांगपो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्रामपुर जो है ये किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के कोयला के लिए। विश्रामपुर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। विश्रामपुर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है महानदी बेसिन का हिस्सा है। किसका, महानदी बेसिन का हिस्सा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कहाँ है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा के कुछ अन्य जो कोयला क्षेत्र हैं जैसे कि तालचेर और संबलपुर, इनको भी आप याद रखना। तालचेर और संबलपुर भी जो हैं उड़ीसा के ही प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। देख देते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर से प्रवाहित होती है तो वह नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। और अगर हम देखें तो चेनाब का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी देख लेना एक बार। चेनाब का उद्गम कहाँ से होता है। चेनाब का उद्गम जो होता है चंद्रभागा नदियों के संगम से होता है और हिमाचल के लाहौल स्फीति से। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है ये भी देख लेना है आप लोगों को। ये होता है कैलाश हिमनद से, जो कि मानसरोवर के निकट में है। उसके बाद झेलम का उद्गम कहाँ से होता है। झेलम का उद्गम होता है शेषनाग झील से निकलकर ये बुलर झील में गिरती है और जम्मू कश्मीर में ये प्रवाहित होती है। सतलज नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, ये कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है सतलज।
ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण पूछा है तो कौन है, ये है चंबल नदी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। इससे संबंधित जो भी डाटा आपके पास हो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, इसकी लंबाई, कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, कहाँ से निकलती है, ये सब आप लोग याद कर लीजिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी देख लेते हैं। सबसे पहले ये कौन सी है, ये नदी है गोदावरी नदी। कौन सी है, गोदावरी नदी है। और ये जो नदी है गोदावरी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। इसकी लंबाई अगर हम देखें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, ये नदी प्रवाहित होती है महाराष्ट्र में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है और सबसे अधिक अगर दूरी तय करती है तो ये महाराष्ट्र में तय करती है। इसको बृहदगंगा और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसको बृहदगंगा और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसको बृहदगंगा और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों से। नासिक पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। और अगर हम देखें इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां अगर हम देखते हैं तो इसमें है प्राणहिता, पेनगंगा, इसके अलावा वर्धा, बेनगंगा और इंद्रावती। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, जो उत्तर से इसमें मिलती हैं। और दक्षिण से मिलती है कौन सी नदी, दक्षिण से मिलती है मंजीरा नदी, दक्षिण से मिलती है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और मंजीरा नदी के ही पास में, यानी कि मंजीरा नदी जो हैदराबाद है वो मंजीरा नदी के निकट बसा हुआ है। हैदराबाद, ये भी प्रश्न पूछ लिया था कि हैदराबाद किसके निकट है, तो ये है मंजीरा नदी के। और ये किसकी सहायक नदी है, ये नदी है गोदावरी के। हैदराबाद बसा है इसके निकट। तो ये प्रश्न जो है आप लोग इनको याद कर लीजिए और इससे संबंधित जो भी डाटा मिले आप उसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है, सबको पता होना चाहिए। ये श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसमें आपको देखना है कथन और कारण। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। जी हाँ, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो हैं सतत वाहिनी है, लगातार इनमें जल प्रवाहित होता रहता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो हाँ, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये क्या इसकी व्याख्या सही कर रहा है, नहीं, ये इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा, लेकिन कथन और कारण दोनों सही हैं। कैसे, व्याख्या कैसे नहीं कर रहा है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, हाँ बिल्कुल। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। वर्षा तो से तो प्राप्त करता है, लेकिन इसके कारण जो है, इसके कारण हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनी नदियां सभी सतत वाहिनी नहीं है, यानी कि लगातार पानी नहीं देती हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं लगातार पानी देती हैं, तो उसका मेन कारण है ग्लेशियर, यानी कि हिमनद। तो इस कारण से निकलती हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये पूछा गया है। कौन सा राज्य है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम देखें
कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? पहले तो हमें यह देखना है कि कर्क रेखा में जो है इसके उत्तर, पहली बात तो कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं तो उनको देख लेना है। कुल भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा पर स्थित कुल 8 राज्य हैं, कुल 8 राज्य हैं। और ये राज्य कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं एक बार। गुजरात, हम चलेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और इसके बाद हम देखें झारखंड, झारखंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। ये राज्य जो हैं ये स्थित हैं। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही हुए हैं। तो कौन सा एक रह गया है? यहाँ पर कौन सा एक रह गया है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल रह गया। तो पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल किसके बाद आएगा? पश्चिम बंगाल झारखंड के बाद है, पश्चिम बंगाल झारखंड के बाद है। इतने राज्य हैं। अब यहाँ पर देखना है कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि भारतीय राज्य, कौन सा राज्य भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? पूछा है उत्तर में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि उत्तर की बात हो रही है, मतलब झारखंड जो है कर्क रेखा पर स्थित है, मिजोरम कर्क रेखा पर स्थित है, और त्रिपुरा भी कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि ये तो कर्क रेखा पर है। तो एक ही राज्य बचता है जो कि मणिपुर है। तो ये उत्तर में हो सकता है, दक्षिण में हो सकता है, आंखें बंद करके इसको लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि ये उत्तर में है तो आप उत्तर में 100% इसको लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा पर और मानक समय रेखा यानी कि यमयोत्तर पर कौन कौन से राज्य हैं। अगर आपको ये पता है तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा वो आप लगभग बनाने की स्थिति में होंगे, चाहे वो किसी भी तरह का प्रश्न हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके तीनों तरफ है? तो त्रिपुरा जो है इसके तीनों तरफ कौन सा राज्य है? बांग्लादेश है। आप एक बार मैप को देखिए, और त्रिपुरा जो है इसके तीनों तरफ ही जो है बांग्लादेश है। तो ऑप्शन सी सही है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? पर्वतपदीय प्रदेश, पर्वतपदीय प्रदेश का मतलब जो हिमालय के बिल्कुल किनारे यानी कि नवीन हिमालय है और बिल्कुल साइड में है। हिमालय देखिए 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले जो है वह हिमालय, वह हिमालय जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। दूसरा है ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, और तीसरा है लघु हिमालय, लघु हिमालय, और चौथा कौन सा है? चौथा है शिवालिक, शिवालिक, चौथा शिवालिक है। और इसी शिवालिक को हम पर्वतपादीय प्रदेश भी कहते हैं, यानी कि ये पर्वत के बिल्कुल किनारे पर है, जो कि हमारे उत्तराखंड और क्या नाम हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्यों में विस्तारित है। देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें क्या पूछा गया है? दोड्डा बेटा, दोड्डा बेटा कहाँ पर है? दोड्डा बेटा है नीलगिरी में, दोड्डा बेटा नीलगिरी। और त्रिशूल, त्रिशूल जो है हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू, माउंट आबू जो पर्वत है ये कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? अरावली में, माउंट आबू अरावली में है। अमरकंटक जो है, अमरकंटक ये मैकाल श्रेणी का भाग है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि ए का 2, बी का 1, और सी का 4, और डी का 3, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। देख देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ दी गई हैं, तो इनमें अगर सही क्रम की बात करें तो इसमें होगा नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। तो इसमें कहाँ पर है ये ऑप्शन? नल्लामलाई, नीलगिरी, तो ये नहीं है, ठीक है। नल्लामलाई के बाद क्या आना चाहिए? जवादी। और अन्नामलाई, तो अन्नामलाई तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, ऑप्शन सी सही है। देख देखते हैं।
मेघालय का पठार अधिकतर निर्मित है, तो मेघालय का पठार जो है ये किससे निर्मित है? अधिकतर जो मेघालय का पठार है ये गोंडवाना शैलों से निर्मित है, गोंडवाना शैलों से निर्मित है। ये पठार गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन कारण है, ठीक है। तो कथन देख लेते हैं। सबसे पहले कथन है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले, पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती है। यानी कि अगर आप गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं तो मानसूनी वर्षा घटती है। हाँ, बिल्कुल घटती है, यानी कि कथन हमारा ठीक है। और कारण देख लेते हैं, कारण क्या कहता है? कारण कहता है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो ये हमारा क्या सही है या नहीं है? तो देखिए, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन जो आर कथन आर सॉरी कारण आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं, लेह अवस्थित है। लेह कहाँ अवस्थित है? तो लेह अवस्थित है सिंधु के बाएं तट पर। लेह जो है सिंधु के बाएं तट पर अवस्थित है, ऑप्शन सी सही है। मावट जिससे होती है, यानी कि मावट वर्षा है, तो मावट किससे जिससे होती है वह है, मावट किससे होती है? मावट जो होती है, मावट वर्षा जो होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और गेहूं की फसल को इससे लाभ होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इसमें से किसने प्रतिपादित किया है? ये किया है वर्कनीज ने, यानी कि ऑप्शन बी सही है। वर्कनीज ने, ऑप्शन बी सही है। और इसको अगर हम देखें तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या फिर तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत को ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत और तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिए। प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा निरूपित होता है? तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग जो होता है ये मानसूनी जलवायु के द्वारा निरूपित होता है। वहीं अगर ये पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है ये किसके द्वारा जो है प्रारूपित होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखीय जलवायु के द्वारा। दक्षिणी पश्चिमी अगर पूछता है तब दक्षिणी पश्चिमी भाग, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ये होगा। और यदि उत्तरी भाग पूछता है तो यहाँ पर पूछा है उत्तरी भाग, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो ये सबसे कम किसकी है? सबसे कम अगर देखा जाए तो ये है शीतोष्ण वन नहीं है, उष्ण कटिबंधीय सवाना की है। उष्ण कटिबंधीय सवाना की है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। देखते हैं, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। बृहत्तम का मतलब अधिकतम उत्पादक कौन करता है? तो बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक उत्पादन करता है। ये अकेले एक तिहाई उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है अकेले एक तिहाई उत्पादन करता है, एक तिहाई बॉक्साइट का उत्पादन करता है विश्व में। इसके बाद अगर देखें दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर है ब्राजील। तीसरे स्थान पर ब्राजील है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ स्थित है? तो ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह जो है ये जर्मनी में है। और जर्मनी में कहाँ पर स्थित है? ब्रेडनबर्ग में। कहाँ पर? ब्रेडनबर्ग में। ब्रेडनबर्ग में, जर्मनी में। कहाँ पर? ब्रेडनबर्ग में। देख लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी सही है। देख देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो अगर हम देखें किनकी जो है औद्योगिक क्षेत्र और देशों से सम्मिलित करना है, तो किनकी औद्योगिक क्षेत्र जो है ये स्थित है कहाँ पर? जापान में। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में है। केटन औद्योगिक क्षेत्र जो है ये स्थित है चीन में। और लोरेन औद्योगिक क्षेत्र जो है ये स्थित है फ्रांस में। और वेलो हॉरिजॉन्टले जो है ये स्थित है ब्राजील में। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित समूहों में से
कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती हैं? खाद्यान्न संग्रह और शिकार से करती हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले बुशमैन, पिग्मी, एस्किमो। हाँ, ये तीनों जनजातियां जो हैं खाद्यान्न का जो है अपना खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती, खाद्यान्न संग्रह शिकार से करती हैं। और ये कहाँ है? देखिए, बुशमैन जो है ये है कालाहारी मरुस्थल में, बुशमैन कालाहारी में। और पिग्मी जो है ये कांगो बेसिन की है, पिग्मी कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। इसके अलावा एस्किमो जो है ये मध्य एशिया और पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है, मध्य एशिया और पूर्वी अफ्रीका में, मध्य एशिया और पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता जो है ये है दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सर्वाधिक सघन्य खेती प्रचलित है, तो सर्वाधिक सघन्य खेती कहाँ पर की जाती है? जहां अधिक जनघनत्व हो वहां सर्वाधिक कृषि जो है सघन्य कृषि की जाती है, और वह की जाती है जापान में, जापान में। देख लेते हैं, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु जो होती है यूरेनियम विधि के द्वारा आंकी जाती है, यूरेनियम विधि के द्वारा। यहाँ पर देखिए, यूरेनियम लेड विधि के द्वारा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं नवीन मोड़दार पर्वतों के अंतर्गत, नवीन मोड़दार पर्वतों के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम देखें कुछ उदाहरण, जैसे कि हिमालय पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सबको पता है। उसके बाद अल्पाइन पर्वत समूह, अल्पाइन पर्वत, और उसके बाद रॉकीज, एटलस आदि जो हैं इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। अगले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? इसमें पूछा है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इनमें से कौन सा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय अगर बात करें तो ये है पेंटागोनियन मरुस्थल। कौन सा? पेंटागोनियन मरुस्थल, पेंटागोनियन मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। ये कहां पर है देख लेते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में है। उसके बाद देखें अटाकामा मरुस्थल कहां पर है? अटाकामा मरुस्थल है उत्तरी चिली। कहां पर? उत्तरी चिली में। और उत्तरी चिली कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। उत्तर चिली कहां है? अमेरिका में है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में है उत्तर चिली। मैंने आपको बताया था अटाकामा मरुस्थल के बारे में। अरब मरुस्थल कहाँ है? अरब मरुस्थल जो है ये अरब प्रायद्वीप में है। कहाँ है? अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप में है, अरब प्रायद्वीप में है। और एक और रह जाता है, ठीक है सारे हो गए ना? नहीं, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी जो मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बोत्सवाना, मध्य अफ्रीका में। बोत्सवाना, मध्य अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना मध्य अफ्रीका में है। तो आप इनको याद कर लीजिए, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने कितने प्रश्न डिस्कस किए हैं? कुल 55 प्रश्न, और बाकी के 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देखूंगा कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप लोग की तैयारी क्या है। आप लोग इनको अच्छे से लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए
ये प्रश्न है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आप देख लीजिए और उसके बाद इनको रोककर आप देख लीजिए, ठीक है। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड का सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इंद्रावती, रेड रिवर, मीनम, मेकांग, इनको आपको मिलान करना है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह स्थित है? वैंकूवर है, लॉस एंजल्स है, सैन फ्रांसिस्को है या मियामी है। इनमें से कौन सा है ये आपको देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। आपको बताना है कैस्पियन सागर से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है आपको देखकर बताना है। तो इस तरह से ये हमने जो है सेट 2 कवर किया है। इसी तरह से हमने सेट 1 कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लीजिए। अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे और उस पर काम करने का भी प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।